नमस्कार, मैं अंकित स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल टीचर एजुकेशन में। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, वैदिक काल, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पूर्व एवं उत्तर वैदिक काल, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक जरूर देखें। पिछली क्लास में हमने नदी घाटी की सभ्यताओं को पढ़ा था, जिसमें पहला पढ़ा था सिंधु घाटी की सभ्यता, दूसरा मेसोपोटामिया की सभ्यता, तीसरा मिस्र की सभ्यता और चौथा चीन की सभ्यता। ये चार प्रमुख सभ्यताओं के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा था और समझा था। जो भी स्टूडेंट उस क्लास को नहीं देखे हैं, नहीं किए हैं, तो एक बार उस क्लास को जरूर देख लें। तो चलिए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। वैदिक काल यानी किसी भी सभ्यता को समझने से पहले उस सभ्यता के जो चार परिस्थितियां हैं, जैसे हम आप लोगों को बता देते हैं। सामाजिक, पहला क्या है? सामाजिक जीवन। दूसरा जो है राजनैतिक जीवन, राजनैतिक जीवन। और तीसरा आपका आता है आर्थिक जीवन, आर्थिक जीवन, जिसमें आपका व्यापार भी आता है। चौथा धार्मिक जीवन। क्या है चौथा? धार्मिक जीवन। इन चार परिस्थितियों को जब हम अच्छे से पढ़ लेते हैं, सहज ढंग से समझ लेते हैं, तो उस सभ्यता के बारे में हम जान जाते हैं और जो है कि उसे समझ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वैदिक काल, वैदिक यानी ज्ञान से है। किससे है? वैदिक जो है ज्ञान यानी वेद से है। किससे है? वेद से। ठीक है, जिसे जो है वैदिक काल के निर्माता आर्य को माना जाता है। किसे? अभी हम पढ़ेंगे आर्य, यानी यह एक संस्कृत का शब्द है। किसका? संस्कृत का शब्द, जिसे हिंदी में श्रेष्ठ कहते हैं। श्रेष्ठ किससे? भाषाई और जाति के आधार पर जो है, जो श्रेष्ठ है, उसे आर्य कहा जाता है। यानी वैदिक काल की जो समय सीमा मानी जाती है, आप लोग जैसा कि देख रहे हैं, 1500 ईसा पूर्व के आसपास जो है, यह वैदिक काल की समय सीमा मानी जाती है। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद, यानी सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जो है, सैंधव प्रदेश में आर्य की एक नवीन सभ्यता का विकास हुआ, जिसे इतिहास में वैदिक काल के नाम से जाना गया। वैदिक काल का अर्थ क्या है? जैसा कि अभी हमने बताया, ज्ञान से है, यानी जिसे वेद कहते हैं, जिसका आधार वेद को माना जाता है। वैदिक जो सभ्यता है, उसका निर्माता किसे माना जाता है? वैदिक सभ्यता का निर्माता आर्य को माना जाता है, जो कि भाषाई या जातिगत आधार पर जिसे श्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है, आर्यों ने जिन नैतिक मूल्यों की स्थापना की, वे आज जीवन के आदर्श माने जाते हैं। आर्यों की श्रेष्ठता का अनुमान इसी बात से लगाया जाता है कि विश्व की जो प्रत्येक जातियां हैं, वह आर्यों की वंशज मानी जाती है। किसकी? जो है आर्यों की वंशज बताती हैं इसी बात की। वे जो जातियां हैं, विश्व की अनेक जातियां दावा करती हैं, उन्हीं देश जो है, उन्हीं का देश आर्यों का निवास स्थान माना जाता है। आर्य किस प्रकार थे, उनका वेशभूषा क्या थी, जो है उनके बारे में हम समझ लेते हैं। यहाँ पर आर्यों का जो रंग था, वह गोरा कद कह सकते हैं। जो गोरा लंबा जो है कद था, ललाट उन्नत, नाक लंबी, शरीर हष्ट और पुष्ट था। तो ये हम समझेंगे। फिर आर्यों का जो प्रमुख पेशा थी, वह कृषि एवं पशुपालन करना। आर्य जो थे वह भ्रमणशील थे, यानी घुमंतू टाइप के थे। वह एक जगह से दूसरी जगह अपने जीवन व्यतीत करते थे। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे कि आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था, वे भारत में किस ओर से आए थे। यह काफ़ी जटिल प्रश्न है, जो इसमें जो है अनेक विद्वानों का अनेक मत है कि आर्य इस देश से आए थे, इस प्रदेश से आए थे। तो उस पर हम पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। कुछ अनेक जो विद्वान हैं, इतिहासकार हैं, उन्होंने तर्क एवं बुद्धि के बल पर जो है भाषा विज्ञान, कल्पना शक्ति, शब्दार्थ भाषा विज्ञान और पुरातत्वों के निरीक्षण और जाति विशेषताओं का गहन अध्ययन करके, वे विद्वान आर्यों का मूल जो निवास स्थान है, उसके संबंध में निम्नलिखित सिद्धांत, मतलब एक कह सकते हैं अनेक सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं। जैसा कि अभी हम देखेंगे, यहाँ पढ़ेंगे, स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं, इसे आप लोग जो है
समझिएगा सहज ढंग से कि यूरोपीय सिद्धांत यानी जो सर विलियम जोन्स हैं, जो विद्वान हैं सर विलियम जोन्स, इनका मानना है कि जो आर्य हैं वह यूरोपीय देश के हैं। किसके? यूरोपीय देश के। क्योंकि इस तथ्य से खोज की है उन्होंने कि भारतीय आर्यों की जो संस्कृत भाषा है, जो भारत में आर्य हैं, जो उनकी संस्कृत भाषा है, वे उनके अनेक शब्द जो हैं वह यूनानी आर्यों की भाषा से मिलते जुलते हैं। इसके आधार पर जो है सर विलियम जोन्स ने आर्यों के जो मूल निवास स्थान बताया है वह यूरोपीय प्रदेश, यूरोपीय देश को बताया है। ठीक है, इसके जो जानकारी के स्रोत हैं उसके बारे में ही बता देते हैं कि वैदिक सभ्यता में जो आर्यों की जानकारी के स्रोत हैं वो साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों स्रोत हैं। कौन कौन सा? साहित्यिक, दूसरा जो है ये पहला हो गया आपका, दूसरा जो है पुरातात्विक। इन दो स्रोतों यानी इन दोनों स्रोतों के आधार पर जो है इन दोनों स्रोतों के आधार पर जो इतिहासकार हैं, विद्वान हैं, वे बताते हैं कि आर्य इस देश से आए, इस प्रदेश से आए। ठीक है, साहित्यिक स्रोत में जैसे पुस्तक हो गया, लिखित रूप में जो है वह साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत जैसे खुदाई हुआ, अवशेष हुआ, अभिलेख हुआ, उनके आधार पर विद्वान जो है आर्यों के मूल स्थान के बारे में, मूल निवास के बारे में बताते हैं। दूसरा है मध्य एशिया का सिद्धांत, यानी जो है जर्मनी के प्रसिद्ध जो विद्वान हैं मैक्स मूलर, उनका मानना है वेद, ध्यान देंगे, वेद और अश्वेता के प्रमाणिक आधार पर उनका मानना है कि जो आर्य हैं वह मध्य एशिया से आए हैं। कैसे? हम बताएंगे, यहाँ देखेंगे कि इस ग्रंथ से यह प्रकाश डाला गया है कि जो प्राचीन आर्य थे उनका जो प्रमुख कार्य था पशुपालन एवं कृषि कार्य करते थे, और जो सवारी करते थे किसकी? घोड़े का सवारी के रूप में वे प्रयोग करते थे। ये पीपल के वृक्ष का पूजा करते थे। मध्य एशिया में यह सभी बहुयात, यहाँ ध्यान रखेंगे, बहुतायत में पाई जाती थी। अतः मध्य एशिया ही आर्यों का जो है मूल निवास या निवास स्थान माना जाता है। यानी मैक्स मूलर के अनुसार पशुपालन, कृषि, जो सवारी के रूप में प्रयोग करते थे, घोड़े, पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे, इन सभी स्रोतों के आधार पर मैक्स मूलर का मानना है कि जो आर्य आए थे वही एशिया से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। उनका जो मूल निवास स्थान है वह मध्य एशिया है। आगे हम पढ़ेंगे जो है आर्कटिक प्रदेश का सिद्धांत, यानी आर्कटिक प्रदेश के सिद्धांत में जो भारतीय प्रमुख विद्वान हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, इनका मानना है कि जो आर्य हैं वह आर्कटिक प्रदेश यानी उत्तरी ध्रुव प्रदेश के आर्यों का मूल निवास स्थान बताया जाता है। इनका जो मत है, इन्होंने जिन स्रोत को माना है इसमें ऋग्वेद और अश्वेता ग्रंथ के प्रमाण के आधार पर इनका मानना है कि जो आर्य आए थे वो आर्कटिक यानी उत्तरी ध्रुव प्रदेश से आए थे। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे चौथा जो है प्रमुख विद्वान के भारतीय विद्वान जो सिद्धांत है, इसमें डॉक्टर संपूर्णानंद का कहना है, जो डॉक्टर संपूर्णानंद प्रमुख विद्वान है, इनका कहना है कि जो आर्य थे वह सप्त सैंधव प्रदेश यानी सिंधु प्रदेश आर्य का मूल निवास स्थान था। इन विद्वानों ने तर्क क्या दिया है, इनका जो स्रोत है, इनका जिन आधार पर इन्होंने प्रमाण माना है, ऋग्वेद के आधार पर इन्होंने माना है। ऋग्वेद यानी पशु पक्षियों, पेड़ों, वनस्पति और जलवायु का वर्णन करते हैं। ये सभी वस्तुएं एवं जलवायु संदर्भ प्रदेश में ही विद्वान थे। यानी ऋग्वेद में पशु पक्षी, पेड़ पौधे, वनस्पति, इन सभी वर्णन से ये अपना जो है कि इनका मानना है कि जो आर्य थे वे संदर्भ प्रदेश यानी सिंधु प्रदेश के मूल निवासी थे। डॉक्टर झा के अनुसार जो उनका मूल निवास है ब्राह्मी देश, जिसे भारत
का मूल निवासी मानते हैं। तो ये काफ़ी प्रमुख है, जो है महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के दृष्टि से। विद्वानों का क्या मानना है, प्रमुख विद्वान आर्य को मूल निवास स्थान क्या मानते हैं, इसे आप लोग याद रखेंगे, ध्यान भी रखेंगे, नोट भी कर लेंगे। तिब्बत प्रदेश, यानी तिब्बत प्रदेश, दयानंद सरस्वती का मानना है कि तिब्बत आर्यों का आदि देश है। उनका मत किसका है, उसका प्रमुख स्रोत क्या माने इन्होंने, ऋग्वेद और भौगोलिक परिस्थितियां, तिब्बत की भौगोलिक परिस्थितियों से अत्यधिक साम्य देखने को मिलता है, जिससे उनका मानना है, दयानंद सरस्वती जी का इन परिस्थितियों से मानना है कि जो आर्य आए थे वह तिब्बत प्रदेश के मूल निवासी थे, तिब्बत से वह भारत में आए थे। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला ऋग वैदिक, यानी इसे ऋग वैदिक या पूर्व वैदिक कालीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। दूसरा वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है या उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो यानी वैदिक सभ्यता को दो प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। तो आज की इस क्लास में हम लोग ऋग वैदिक यानी पूर्व वैदिक सभ्यता एवं उसकी संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला हम लोग सामाजिक जीवन को पढ़ेंगे। किसको? पहला हम लोग सामाजिक जीवन को पढ़ेंगे, दूसरा उसके राजनैतिक जीवन को पढ़ेंगे और समझेंगे इस सभ्यता के बारे में। ठीक है, ऋग वैदिक काल किसे कहते हैं उसे हम लोग समझ लेते हैं, जान लेते हैं। ऋग वैदिक काल उसे कहते हैं कि जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई है उसे ऋग वैदिक काल कहते हैं। और वैदिक काल किसे कहते हैं? जिस काल में ऋग वैदिक काल के अलावा जो अन्य काल हैं, अन्य काल में कौन कौन से आते हैं बता देते हैं आप लोगों को। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद एवं ब्रह्मवेद, जो ब्राह्मण वेद है, उसके अलावा हैं उपनिषद हुआ, आरण्यक हुआ। इन ग्रंथों की जो रचना हुई थी वह किस काल में हुई थी? तो जो वैदिक काल में हुई थी। तो ये आप सभी लोग ध्यान रखेंगे कि वैदिक काल किसे कहते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ने जा रहे हैं। अब क्या यहाँ आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल। ठीक है, इस काल में आर्यों ने भ्रमणकारी जीवन का परित्याग किया। यानी वैदिक काल की सभ्यता का जब जो है विकास हुआ तो उसका निर्माता जो है आर्यों को माना जाता था। तो उस समय तक आर्य जो है अपना जीवन जो व्यतीत कर रहे थे वह घुमंतु रूप में यानी भ्रमणकारी रूप में कर रहे थे। लेकिन जब ऋग वैदिक काल या सभ्यता की शुरुआत हुई तो उस समय आर्य जो है भ्रमणकारी जीवन को, जो जीवन है उसका परित्याग कर दिया, यानी त्याग करके वे सामाजिक जीवन का विकास कर लिए। सामाजिक जीवन यानी परिवार, जो परिवार के साथ रहना, विवाह, स्त्रियों की स्थिति के बारे में, वर्ण व्यवस्था, भोजन आदि जो है सामाजिक जीवन है, इसका उन्होंने विकास कर लिया। कौन? आर्य। ठीक है, इस जीवन का उन्होंने स्थापित करके एक समाज संगठन हो गया था, समाज का संगठन हो गया था आर्यों का। ठीक है, अब इस सामाजिक संगठन की प्रमुख विशेषताएं क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे विस्तार से और समझेंगे। तो आप लोग इसे ध्यान से पढ़िएगा। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे आप लोग देख सकते हैं। एक बार परिवार पढ़ेंगे सामाजिक संगठन में, ठीक है, विवाह पढ़ेंगे, स्त्रियों की स्थिति को पढ़ेंगे, वर्ण व्यवस्था को पढ़ेंगे, भोजन पढ़ेंगे, वस्त्राभूषण यानी उनकी वेशभूषा को पढ़ेंगे, सौंदर्य प्रसाधन को पढ़ेंगे, आमोद प्रमोद जो है पढ़ेंगे, मनोरंजन की साधन और शिक्षा को पढ़ेंगे। किसमें? सामाजिक जीवन में। तो आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। आप लोगों के परीक्षा में बहुविकल्पिक टाइप में प्रश्न आ सकता है कि आर्य भ्रमणकारी जीवन का परित्याग किस वैदिक सभ्यता में किए? तो ऋग वैदिक सभ्यता में जो है इन्होंने किया था। परिवार में क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे? चलिए परिवार की शुरुआत करते हैं। परिवार में हम लोग पढ़ेंगे कि परिवार पूर्व वैदिक कालीन समाज का मुख्य आधार था। यानी जब वे भ्रमणकारी जीवन को का परित्याग किए तो उन्होंने जो है परिवार, विवाह इन सभी का मुख्य आधार मानकर वे सामाजिक संगठन की स्थापित किए। ठीक है, परिवार पितृसत्तात्मक होते थे। परिवार संयुक्त प्रणाली में गठित होते हैं। पितृसत्ता यानी एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें महिलाओं की तुलना में पुरुषों को अधिक केंद्रीय भूमिका में जो है भूमिका होती है या भूमिका दी जाती है, वह पितृसत्ता कहलाता है। ठीक है, कई पीढ़ियां जो है
के सदस्य एक ही घर में सम्मिलित रूप से निवास करते थे। परिवार का सबसे वृद्ध व्यक्ति परिवार का मुखिया होता था। अनेक परिवार के समूह में विष तथा कबीले के लोग यानी जन, जिसे कबीले के लोग यानी जन कहा जाता था। ठीक है, पूर्व वैदिक काल में जो लोग निवास करते थे वह कबीलाई के रूप में निवास करते थे। कबीला यानी जन जिसे कहा जाता है, लोग जिसे कहा जाता है, उस जो है रूप में वे निवास करते थे। जो है परिवार का उस मतलब जो कबीले के लोग थे उसका जो मुख्य या कह सकते हैं परिवार का जो मुखिया होता था, सर्वोच्च व्यक्ति होता था, वह उस परिवार का वृद्ध व्यक्ति होता था। तो ये परिवार है। आगे हम पढ़ेंगे विवाह। विवाह क्या है? वैदिक काल में विवाह एक पवित्र संस्कार माना जाता है। पति के रूप में चुनने की स्वतंत्रता भी होती है। कन्या जो होती थी उसे अपने पति को चुनने के रूप में स्वतंत्रता भी होती थी। किसमें? पूर्व वैदिक काल में। साधारण वर्ग में कह सकते हैं, साधारण वर्ग में एक पत्नी तथा उच्च एवं धनी वर्गों में बहुपत्नी प्रथा थी, प्रचलित थी। ठीक है, इस काल में बाल विवाह का उल्लेख नहीं मिलता था। जिसे पाड़ी, गृहण और अग्नि परिक्रमा, ये दो विवाह प्रमुख संस्कार थे। किसमें? पूर्व वैदिक काल में जो सामाजिक संगठन है उसमें। ठीक है, स्त्रियों की स्थिति कैसी थी पूर्व वैदिक काल में, उसे हम जानेंगे। समाज पितृसत्तात्मक था, परंतु इतना होने पर स्त्रियों को समाज में सम्माननीय स्थान भी प्राप्त था। पितृसत्ता यानी एक ऐसी जो सामाजिक व्यवस्था है जिसमें महिलाओं की तुलना पुरुषों को अधिक महत्व दिया जाता है। उस वैसी स्थिति होने के बाद भी जो उस समय की स्त्रियां थी, उस स्त्रियों जो समाज में रहती थी, उनकी जो सामाजिक स्थिति थी वह काफ़ी सम्मानजनक थी। ठीक है, स्त्रियों की जो शिक्षा थी वह समुचित व्यवस्था भी थी। विदुषी महिलाओं को समाज में अति उच्च स्थान प्राप्त था। जो विद्वान महिलाओं थी उनको समाज में उच्च स्थान भी दिया गया था। ठीक है, जिसमें विदुषी जो महिला हैं जैसे घोषा, अपाला आदि इस काल की विदुषी महिलाएं थीं। पत्नी धार्मिक आयोजनों एवं अनुष्ठानों में भी भाग लेती थी। यानी पूर्व वैदिक काल में जो महिलाएं थीं वह पुरुषों के साथ भी जो धार्मिक कार्य किए जाते थे, अनुष्ठान कार्य किए जाते थे, पुरुषों के साथ साथ वह भाग भी लेती थी। उनके बिना कोई भी धार्मिक अनुष्ठान जो है, कार्य है, अधूरा समझा था। किसके बिना? स्त्रियों के बिना। और इस समय स्त्रियों में पर्दा प्रथा थी वह प्रचलित नहीं थी, यानी स्त्रियां पर्दा नहीं करती थी। ठीक है, वर्ण व्यवस्था कैसा था? यानी समाज में जो सामाजिक वर्ण व्यवस्था थी वह पूर्व वैदिक काल में 4 वर्ण व्यवस्था थी, जो समाज को 4 भागों में या 4 वर्णों में विभाजित किया गया था। पहला ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और शूद्र। उसे हम समझ लेते हैं ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था क्या है। जैसे इनकी उत्पत्ति जो है आदि पुरुष के मुख से माना जाता है, या ब्रह्मा के मुख से माना जाता है। क्षत्रिय को कहा जाता है कि यह आदि पुरुष के भुजाओं से इनकी उत्पत्ति हुई है। और जो है वैश्य को आदि पुरुष के जो जंघाओं से माना जाता है, और शूद्र को आदि पुरुष के चरणों से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। भोजन हम पढ़ेंगे कि सामाजिक संगठन में जो पारिवारिक जीवन व्यतीत करते थे उसमें भोजन किस प्रकार इनका था आर्यों का। पूर्व वैदिक काल में आर्य जो थे वह शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। शाकाहारी भोजन में जैसे उनका आर्य का था, गेहूँ, जौ आदि की रोटियां बनाकर खाते थे। दूध, घी, मक्खन आदि का भी प्रयोग करते थे। और मांसाहारी में जैसे भेड़ तथा बकरी का मांस खाते थे आर्य। इसके साथ साथ सोम रस इनका प्रिय पदार्थ था। ठीक है, तो आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। जो आर्य का भोजन जो था सामाजिक संगठन में, उनका वे शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। शाकाहारी में जैसा कि वे गेहूं, जौ आदि की खेती करते थे, तो गेहूं और जौ की रोटियां खाते थे। उसके साथ साथ दूध, घी, मक्खन आदि का भी प्रयोग करते थे। मांसाहारी में भेड़ तथा बकरी के मांस खाते थे। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। उनका वस्त्राभूषण यानी उनका वेशभूषा क्या था? उसे 3 प्रकार का वस्त्र धारण करते थे। पहला नीवी, दूसरा वास, तीसरा अधिवास। नीवी यानी कटी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र जो था वह नीवी वस्त्र है।
दूसरा वास क्या है, वास यानी चादर की भांति जो ओढ़ा जाने वाला वस्त्र है उसे वास कहते हैं। अधिवास किसे कहते हैं, ऊपर से ढकने वाला वस्त्र को अधिवास कहते हैं। तो ये आप सभी लोग याद रखेंगे कि नीवी क्या है, वास, और अधिवास क्या है। यानी उत्तरी वस्त्र को स्त्री एवं पुरुष दोनों ही धारण करते थे। जो उत्तरी वस्त्र है उसे स्त्री और पुरुष दोनों धारण करते थे। सिर पर पगड़ी बांधी जाती थी। वस्त्रों का निर्माण सूत, ऊन और चमड़े के द्वारा होता था। यानी जो पूर्व वैदिक काल में जो आर्य निवास करते थे, जो वस्त्र आभूषण मतलब वस्त्र धारण करते थे, वे वस्त्र सूती थे, सूत के, ऊन के और चमड़े के थे, जो कि सिर पर पगड़ी का भी धारण वे करते थे। स्त्रियां जो थी वे धोती पहनती थी और अंगर रखा भी पहनती थी। ये लोग रंगीन वस्त्रों का प्रयोग करते थे, जिसमें कसीदा का भी प्रयोग किया जाता था। स्त्रियां जो थी वे आभूषण में जो धारण करती थी, कर्णफूल, दस्तबंद, हार, पायजेब आदि आर्यों का प्रमुख आभूषण था। मणियों का भी प्रयोग ये करते थे आर्य। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे आमोद प्रमोद, यानी जो इनका मनोरंजन का साधन था। किसका, पूर्व वैदिक काल में जो आर्य निवास करते थे उनकी मनोरंजन का साधन क्या था। यहाँ हम देखेंगे रथ दौड़, नृत्य, संगीत, घुड़दौड़ एवं शिकार इनका प्रमुख मनोरंजन का जो है साधन था। किसका, आर्य का। उत्सव के अवसर पर स्त्री और पुरुष दोनों नृत्य और संगीत में भाग लेते थे। नृत्य जो संगीत है, वीणा, मंजीर, बांसुरी, ढोल, शंख आदि इनका वाद्य यंत्र था। इससे वे भली भांति परिचित थे। इसी से वे अपना आमोद प्रमोद यानी मनोरंजन का साधन किया करते थे। ठीक है, अगला हम पढ़ेंगे, यहाँ आप लोग जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, शिक्षा। शिक्षा उनका कैसा था, स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए शिक्षा की समुचित व्यवस्था की गई थी। आर्यों के लिए पूर्व वैदिक काल में जो शिक्षा की व्यवस्था थी वह जो है समुचित तरीके से कह सकते हैं व्यवस्था की गई थी, जिसमें शिक्षा का कार्य गुरुकुल में किया जाता था। किसमें, शिक्षा जो है मौखिक रूप में दी जाती थी, यानी स्मरण शक्ति पर विशेष बल दिया जाता था। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य उनके व्यक्तित्व और विकास के चरित्र निर्माण करना था। आर्यों की जो शिक्षा थी, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, वह समुचित व्यवस्था की गई थी। शिक्षा जो है गुरुकुल में दी जाती थी। इनके शिक्षा का प्रमुख साधन था कि उनके व्यक्तित्व में निर्माण हो, उनके व्यक्तित्व एवं चरित्र में भी निर्माण किया जाए। यह जो है पूर्व वैदिक कालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। आगे अभी हमने पढ़ा था क्या, पूर्व वैदिक कालीन जो सभ्यता है उसकी सामाजिक जो जीवन है, सामाजिक संगठन है, उसके बारे में अभी हमने पढ़ा था। अब आगे हम पढ़ेंगे पूर्व वैदिक कालीन जो राजनैतिक दशा है उसमें जो है आर्य किस प्रकार निवास करते थे, वे किस प्रकार से परिवार के रूप में रहते थे, ग्राम क्या था, जन क्या था, राष्ट्र क्या था, विष क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आप लोग इसे ध्यान से देखें। इस काल में राजतंत्रीय व्यवस्था अपने अस्तित्व में थी, लेकिन यह कोई प्रचलित व्यवस्था नहीं थी। उस समय राजनीतिक दशा का ज्ञान निम्नलिखित शीर्षकों द्वारा दिया गया है। कैसे, परिवार के रूप में अब हम लोग पढ़ेंगे। परिवार छोटी इकाई थी, यानी परिवार जो थी उस सभ्यता की एक छोटी इकाई मानी जाती थी, जिसे कुल कहते हैं। कुल का जो अर्थ है वह परिवार है, जिसे कुल कहा जाता है। कुल यानी परिवार का जो नेता होता था उसे क्या कहा जाता था, कुलप कहा जाता था। क्या, कुलप कहा जाता था। इस काल का संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलन थी, यानी पूर्व वैदिक काल में जो राजनैतिक दशा है उसमें जो परिवार प्रथा थी वह संयुक्त परिवार प्रथा थी, जिसमें जो उस परिवार का जो नेता होता था, जो प्रमुख माना जाता था, उसे कुलप कहा जाता था। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे ग्राम। ग्राम क्या है, यानी ग्राम अनेक परिवार को मिलाकर एक ग्राम बनाया जाता था। यहाँ जो संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी उससे हम समझेंगे कि अनेक जो कई परिवारों को मिलाकर एक संयुक्त परिवार के रूप में ग्राम बनाया जाता था।
परिवार के प्रधान यानी परिवार का जो प्रधान होता है, जैसा अभी हमने पढ़ा कुल का नेता जिसे कहते हैं, उसे कुलप के समान ही ग्राम प्रधान को ग्रामणी कहा जाता था। यानी यहाँ आप लोग समझेंगे, परिवार जो होता था, परिवार के नेता को कुलप कहा जाता था, लेकिन जब कई परिवारों को, ढेर सारे परिवारों को मिलाकर जब ग्राम बनाया जाता था, तो उस ग्राम के प्रधान यानी उस ग्राम का जो प्रमुख होता था उसे ग्रामणी कहा जाता था। यह अत्यंत महत्वपूर्ण पद है, क्योंकि ग्रामणी ही ग्राम का एकमात्र प्रशासनिक अधिकारी होता था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे हम पढ़ेंगे विस। विस क्या है? अनेक ग्रामों को मिलाकर एक विस बनाया जाता था। विस का जो सर्वोच्च अधिकारी है उसे विसपति कहा जाता था। आगे जन के बारे में पढ़ेंगे, यानी जन उसे कहते हैं जो अनेक विसों को मिलाकर जन, जन यानी लोग, जनता, जनता का निर्माण यानी जनता को जन कहा जा रहा है, जन का निर्माण होता था। जन यानी जो लोग थे, लोगों का यानी लोगों को के जो सर्वोच्च अधिकारी थे, जो सर्वोच्च व्यक्ति थे, उसको क्या कहा जाता था? रक्षक कहा जाता था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे कि परिवार के प्रमुख यानी परिवार के मुखिया को क्या कहा जाता था? कुलप कहा जाता था। ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता था? ग्रामणी। और विस के मुखिया को विसपति कहा जाता था। और जन जो है वह अनेक विस को मिलाकर बनाए, यानी जन के सर्वोच्च अधिकारी को रक्षक कहा जाता था। राष्ट्र क्या है? देश अथवा राष्ट्र, राज्य को राष्ट्र कहा जाता था। कहाँ? पूर्व वैदिक काल के राजनैतिक स्थिति में। ठीक है, पूर्व वैदिक कालीन जो शासन व्यवस्था है किस प्रकार थी, उसे हम लोग पढ़ेंगे कि पूर्व वैदिक कालीन की शासन व्यवस्था की क्या थी। काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसके बारे में भी हम लोग जान लेंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, पूर्व वैदिक कालीन शासन व्यवस्था अत्यंत उच्च कोटि की थी। शासन व्यवस्था का जो संचालन था वह राजा, पुरोहित, सेनानी यानी पुरोहित जो धार्मिक कार्यों को किया करता था, राजा यानी वहाँ का जो प्रमुख माना जाता था, सेनानी यानी सेना का जो प्रमुख था, समिति संगठन द्वारा होता था। राजा को उस समय क्या कहा जाता था? पूर्व वैदिक कालीन में राजन के नाम से पुकारा जाता था। जो राजन होता था वह राज्य अथवा राष्ट्र का सर्वोच्च अधिकारी होता था। ठीक है, पूर्व वैदिक काल में जो राजा था, वो राजा के जो कह सकते हैं उनका जो समय था, शासन था, वह एक सीमित रूप में होता था। क्या? सीमित होता था। ठीक है, सीमित रूप में होता था। जो राजा को पूर्व वैदिक काल में राजन के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, राजा का जो पद होता था वंशानुगत होता था, यानी वंशानुगत यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, इस प्रकार राजा का पद होता था। अर्थात राजा का जो ज्येष्ठ पुत्र ही राजा का उत्तराधिकारी होता था। पूर्व वैदिक कालीन जो शासन व्यवस्था थी उसमें हम देखेंगे राजा, पुरोहित, सभा समिति, राज्य की आय का साधन और न्याय व्यवस्था कैसी थी, यह शासन व्यवस्था में ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे कि राजा का जो प्रथम कर्तव्य होता था, यानी राजा यानी पूर्व वैदिक काल में जिसे राजन के नाम से भी जानते थे। ठीक है, उनका जो प्रमुख कार्य था वह क्या था? राजा में कुछ गुणों का होना अत्यंत आवश्यक था, जैसे कि राजा को इंद्र के समान वीर, सूर्य के समान तेजस्वी यानी इंद्र के समान वीर माना जाता था, और सूर्य के समान तेजस्वी यानी तेज माना जाता था, और वरुण के समान दानी माना जाता था, यानी दानी होना चाहिए। यह जो है गुण उस राजा में होना चाहिए, तभी वह जो है व्यक्ति पूर्व वैदिक काल का राजा बनाया जाता था। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि भी समझा जाता था पूर्व वैदिक काल में। ठीक है, पुरोहित जो होता था वह शिक्षक या दार्शनिक कह सकते हैं, पथ प्रदर्शक एवं मित्र के रूप में राजा का मुख्य साथी होता था। यानी राजा के बाद कह सकते हैं जो राजा था वह उस शासन व्यवस्था का प्रमुख या सर्वोच्च कह सकते हैं उत्तराधिकारी होता था। उसके बाद जो उत्तराधिकारी माना जाता था वह पुरोहित को माना जाता था। पुरोहित जो है वह राजा का शिक्षक भी होता था, दार्शनिक, पथ प्रदर्शक भी होता था, मित्र के रूप में राजा का साथी यानी राजा के साथ होता था। ठीक है, युद्ध में वह राजा के साथ जाता था, धार्मिक
कार्यकलापों यानी पुरोहित जो थे वह धार्मिक क्रियाकलापों यज्ञ आदि को किया करते थे। उसके साथ साथ राजनैतिक कार्य में भी पुरोहित बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। ठीक है। सेनानी जो था, जैसा कि अभी हमने बताया, सेनानी जो है वह सेना का सर्वोच्च अधिकारी माना जाता है। ठीक है। सेनानी की जो नियुक्ति होती थी वह राजा के द्वारा की जाती थी। सेनानी का मुख्य कार्य क्या था? जो बाहरी आक्रमण होते थे उसका सुरक्षा करना, यानी जो लोग थे, जो उस राज्य का, जो राज्य के लोग रहते थे उनके ऊपर जो बाहरी आक्रमण होता था उनका सुरक्षा यानी उनकी रक्षा करना किसका काम था? सेनानी का था। सेनानी की जो नियुक्ति की जाती थी वह राजा का की जाती थी। सेनानी किसे कहते हैं? जो सेना थी उसकी प्रमुख अधिकारी को सेनानी कहा जाता था। ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे सभा और समिति क्या है। जैसे कि सभा समिति जो है पूर्व वैदिक राजाओं के अधिकारियों का अंकुश लगाने के लिए दो संस्थाएं बनाई गई थी। सभा छोटी संस्था थी जिसमें राजा के निकट संबंधी होते थे। सभा में उच्च कोटि के राजनीतिक विषय पर विचार विमर्श होता था। समिति बड़ी संख्या में थी, यानी सभा जो थी वह छोटी संख्या में थी जो राजा के निकट हुआ करती थी, और जो समिति बनाई गई थी वह बड़ी संख्या में थी जिनके सदस्य जन साधारण के होते थे, लोग साधारण के उनके सदस्य बनाए जाते थे। समिति का जो कार्य था वह क्या है? प्रमुख कार्य युद्ध संधि, आय व्यय आदि मामलों का निर्णय लेना, जो है राजा के निर्वाचन में भाग लेना, यह समिति का कार्य था। यानी आप लोग ध्यान रखेंगे जो न्याय व्यवस्था थी उसमें सेना पुरोहित होते थे, सेनानी होते थी, जो सेना जो है कि समिति होती थी। तो समिति का कार्य क्या था? युद्ध संधि, आय और व्यय और राजा का निर्णय लेना और राजा के निर्वाचन में भाग लेने का निर्णय लेना, ये समिति का प्रमुख कार्य था। ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे कि राज्य की आय के प्रमुख साधन जो थे वह क्या था? भूमि कर और व्यापार कर जो है यह राज्य के प्रमुख जो है साधन माने जाते थे। प्रजा जो थी, प्रजा से वसूल किए जाने वाले कर को बलि कहा जाता है था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। एग्जाम में ऐसे भी पूछा जाता है कि बलि किसे कहा जाता था? जो प्रजा थी, उस राज्य की जो प्रजा थी उससे जो कर वसूला जाता था उसे क्या कहा जाता था? बलि कहा जाता था। ये भी आप लोग याद रखेंगे, जो राजा थे जो पूर्व वैदिक काल में, उनकी जो शासन व्यवस्था थी वो काफ़ी सीमित थी। राजा जो है प्रजा से कर वसूल नहीं सकते थे। उन जो है जो समितियां बनाई जाती थी वे उस वहाँ के प्रजा से कर को वसूलते थे। ठीक है। कर अन्य पशुओं के रूप में लिया जाता है। जैसे कर का जो भाग है दूध नामक अधिकारी एकत्र किया जाता था। ठीक है। न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था। राजा अन्य कर्मचारियों के सहयोग से न्याय व्यवस्था का संचालन करता था। यानी अन्य कर्मचारी जैसे कि पुरोहित जो है, सेनानी जो सेना के प्रमुख अधिकारी हैं, समिति का प्रमुख जो उत्तराधिकारी है, इन सभी कर्मचारियों के सहयोग से जो राजा था उस राज्य के न्याय व्यवस्था का संचालन करता था। ठीक है। न्याय संबंधी जो अधिकार है अध्यक्ष नामक अधिकारी को राजा प्रदान करते थे। ठीक है। गांव के न्याय संबंधित जो कार्य किए जाते थे उसे क्या कहा जाता था? ग्राम्य जीवन नामक अधिकारी कार्य करता था। जो गांव था, ग्राम था, उससे संबंधित जो न्याय व्यवस्था की कार्य किया जाता था वह ग्राम्य जीवन के नामक अधिकारी किया करता था। गांव के छोटे झगड़ों का निपटारा ग्राम पंचायतें करती थी। तो ये रहा आपका जो है कि पूर्व वैदिक काल की न्याय व्यवस्था कैसी थी। यानी पूर्व, आप लोग एक बार फिर समझ लेंगे न्याय व्यवस्था में कि पूर्व वैदिक काल की जो न्याय व्यवस्था, शासन व्यवस्था थी, उसमें उस राज्य में एक राजा होता था जिसे राजन कहते थे। उसका प्रमुख कार्य क्या था? जो है कि शासन व्यवस्था को देखना। उसके बाद पुरोहित सेनानी समिति होती थी। गांव जो थी, ग्राम पंचायतें या गांव के रूप में जो छोटे बड़े झगड़े होते थे उसका निपटारा ग्राम पंचायतें करती थी। ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अभी इसी जो टॉपिक अभी पढ़ रहे हैं पूर्व वैदिक कालीन, इसमें हमने आज के इस क्लास में सामाजिक व्यवस्था, राजनैतिक व्यवस्था को पढ़ा था। अगली क्लास में पूर्व वैदिक काल को ही पढ़ेंगे जिसमें उसकी आर्थिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे कि पूर्व वैदिक काल की आर्थिक जीवन क्या थी, व्यापारिक जीवन क्या थी,
उसके बाद धार्मिक जीवन किस प्रकार व्यतीत करते थे उसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, समझेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को आज के इस क्लास में वैदिक काल में पूर्व जो काल हमने पढ़ा, सामाजिक और राजनैतिक काल, आप लोगों को समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।